ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। दैट और कितने लोगों ने किया है वो तो बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग शॉबिक। क्लास स्टार्टेड? हाँ बिल्कुल, जस्ट स्टार्टेड। अभी कोई भी क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया है, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। 3 मिनट हुए हैं हमें बस लाइव हुए को। जब अपलोड हुआ था तब अटेम्प्ट ही किया था मैम, उसके बाद नहीं देखा। कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब एक बार पहले आपने देखा हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग वर्षा। थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। जज्बा है जीने का और इसीलिए सफर अभी भी जारी है। तो क्योंकि आप लोगों का ये जज्बा है जीने का, इसीलिए आप लोग अभी भी सफर में बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो अभी ही हिम्मत तोड़ चुके हैं कि बस अब नहीं हो पाएगा। ये नहीं किया मैम, 5 नंबर एफएलटी से स्टार्ट किया है। ठीक है प्रज्ञा, कोई बात नहीं। कौन सा एफएलटी वाला मैम? फर्स्ट वाला है, एपीएफसी का है फर्स्ट वाला। चलो, सो with all the positive vibes, let's start FLT number 1 of APFC। APFC का FLT number 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं थी आपका होमवर्क मैम, वाईफाई और लाइट की प्रॉब्लम में, सॉरी। अच्छा ठीक है, होमवर्क नहीं किया, लाइट और वाईफाई की प्रॉब्लम में। ठीक है, मॉर्निंग मोटिवेशन मिल गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो, एफएलटी के साथ बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लें। अच्छा, इस एफएलटीज में बात क्या है, इस एफएलटीज में ना आंसर साथ के साथ लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। जल्दी से ये वाला एफएलटी कंप्लीट हो जाएगा आज, फिर करंट की क्लास भी कर पाएंगे, जो कि हम नहीं कल कर पाए थे। हाँ बिल्कुल, साथ साथ में करते जाइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड चीजों को एनालाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, आंसर में हाइड भी कर लिया करूंगी, ज्यादा रहेगा तो। चलिए, सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है, किधर? रूट्स में किया जाता है। इसमें ऐसे नॉट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ याद आ रहा हो तो, जो मैंने पढ़ाया था आपको तो ये बताया था, ऐसे नॉट्स जैसे बने होते हैं, इसके रूट्स में ऐसे नॉट्स जैसे बने होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स में। फली वगैरह जो होती है ना, फली वगैरह जो होती है, इसमें लिखा भी हुआ है हिंदी में फलीदार पौधे। मैम एक क्वेश्चन है, वो कैप के साथ कैसे डील करें? पर इतनी है, ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है, क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस इसमें ना क्या है, प्रैक्टिस करने का गेम है दीप्ति, प्रैक्टिस करोगी तो पता चल जाएगा। और वो कैप का क्या है कि बहुत सारे पढ़ने से ही बेनिफिट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी टर्म वहां आ जाएगी। बट अगर आपने टर्म्स को, हाँ नॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आपने टर्म्स को अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब वो कैप आपके माइंड में है, तो वहां आपको करने में आसानी होगी। वेरी गुड मॉर्निंग काजल। ठीक है, तो चलिए इधर देखना शुरू करें। अभी मैं करवाऊंगी ना आपके क्वेश्चन तो ही पता चलेगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बनानी होती है उसमें। इधर क्या है, सिर्फ नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स, नोड्यूल्स जैसे होते हैं, इसको हिंदी में लिखा भी हुआ है फलीदार पौधे। फली वाले पौधे होते हैं ये, है ना, इसलिए इसको फलीदार पौधे बोलते हैं। तो ये जो इनका रिलेशनशिप है, ये कैसा होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या करता है, उसके जगह पर उसको फूड प्रिपेयर करके देता है। इस तरीके का इनका रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। जहां कोई डाउट आए वो पूछ लेना, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की है। अगर हर एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से डिस्कशन करेंगे तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली डार्क स्काई। डार्क स्काई रिजर्व हैज बीन इन न्यूज। डार्क स्काई रिजर्व किस कॉन्टेक्स्ट में था? ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व किस कॉन्टेक्स्ट में था? रिसेंटली एक्सप्लेन, तो ये किस पॉइंट के ऊपर था? प्लेस टू रिजर्व सीट्स इन लाइट फ्री वॉल्ट और ट्रैक्ट ऑफ लैंड और रीजन हैविंग मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही बात है, डार्क स्काई रिजर्व का यही मतलब था। डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है जहां पर बहुत ही कम आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस होगा। जहां पर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता, जहां पर बहुत ही कम आर्टिफिशियल लाइट रहेगी। ठीक है, मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस, ऐसे ही सिनारियो को क्या टर्म दिया गया? डार्क स्काई रिजर्व का नाम दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो, किसी को कोई डाउट हो ना किसी भी चीज में, तो वो तुरंत बोल देना कि इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उसके लिए वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन तो हम सारी ही करेंगे, बट उसमें और भी जो एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, हम्म, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं करंट की चीजों को ध्यान से देखा करो।
कौन सी टर्म किसके लिए, एटलीस्ट वो करंट में से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट में कम से कम बेसिक चीज तो आपसे सारी पूछेगा वो। नेक्स्ट बोलता है अमंग दिस विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड दिस टाइप ऑफ डिस्क पार्टीशन, ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। डिस्क पार्टीशन के लिए कौन सा नहीं है, तो ये तो आप कंप्यूटर में ही करना, जब कंप्यूटर का करोगे। मैं आपको करवाऊंगी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, क्या क्या करवाऊंगी इस पेपर में, जितना भी इंग्लिश होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट होगा एंड बायो और केमिस्ट्री होंगे, ठीक है। बायो एंड केमिस्ट्री, ये सेक्शंस मैं आपके लेके चलूंगी, बाकी सेक्शंस मैं स्किप कर दूंगी। शक्ति मैम वाला सेक्शन शक्ति मैम करवाएंगे, ठीक है, और सुमित सर वाला सेक्शन सुमित सर करवाएंगे, ठीक है। शक्ति मैम और सुमित सर अपना अपना सेक्शन इसमें से करवाएंगे। मैं आपको अपना सेक्शन जो मेरा है, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। कंफ्यूज मैम, एक वीक से रिवीजन एंड क्लास बिल्कुल नहीं हुआ है, व्हाई? बिकॉज माई, ओह ओके, हम्म, ठीक है तरुण, करते हैं आपसे बात पर्सनल में, हाँ। हाँ वो तो तुम्हें पहले लिखना चाहिए था ना, नाम तो पढ़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो करेंगे बात आपसे। तो भी क्लास में इस बारे पे डिस्कशन ही नहीं करते हैं, करेंगे इस बारे में आराम से बात, ठीक है। तरुण तुमने मुझे कभी टेलीग्राम किया है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईएसआईसी, ठीक है। ईएसआईसी नहीं है जरूरत, इसको हमें डिस्कस नहीं करना। असेंबलर कंप्यूटर इन इंडिया बीइंग अ चाइल्ड लेबर वाज मेड इन, ठीक है। टेक्निक वॉल पेंटिंग, फ्रेस्को मुरल, अच्छा फ्रेस्को मुरल देख लेना। फ्रेस्को मुरल क्या होता है, फ्रेस्को मुरल में क्या करता है, ये एक टेक्निक है वॉल पेंटिंग की, ठीक है। फ्रेस्को मुरल क्या है, एक टेक्निक होती है पेंटिंग की, वॉल पेंटिंग की, जिसमें हम लोग क्या करता है, वॉल पेंटिंग की, जिसमें हम लाइन फॉर्म में, ठीक है। नो, अच्छा ठीक है, तो करो फिर एक बार, है ना, करना, ये काम कर लो, बड़ा अच्छा होगा कर लोगे तो। इसमें क्या होता है, लाइन फॉर्म में वो होता है अपना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पीओपी वाला, इस टाइप का रहेगा, और उसके ऊपर डायरेक्टली उसमें स्टेनिंग की जाती है। क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है, अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टेनिंग की जाती है, अर्थ के स्ट्रक्चर की, इसको बोलते हैं फ्रेस्को मुरल टेक्निक ऑफ वॉल पेंटिंग। हाउएवर ये अपना पार्ट था नहीं, जस्ट मैंने बता दिया, दिखा दो मुझे टर्म, मेटर्निटी रिलीफ, ठीक है, ये सब आपके लेबर लॉ के सेक्शंस है। हम्म, तो ओके डन। सिंथेटिक फाइबर है ना, सिंथेटिक फाइबर से पहले ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये तो अकाउंट से आपका, फाइन। चलो, तो सिंथेटिक फाइबर हमको किधर से मिलेगा, फ्रॉम सेल्यूलोज, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर किधर मिलता है, सेल्यूलोज से। प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है सेल्यूलोज, जल्दी से बताओ, किधर होता है, क्या करना है मैम, मैंने सुना नहीं, आपको कुछ नहीं करना मैम। ये फिल्टी कब हुआ था, ये हुआ था अराउंड 1835 में, लगभग 1835 में। हम्म, तो अप्रोक्स 1835 में हुआ था। अब मॉर्निंग में डेली एफएलटी सॉल्व करवाओगे क्या मैम? हाँ कुछ एफएलटीज करेंगे एंड साथ में क्या करेंगे, साथ में हम करंट करेंगे, ठीक है। अरे एफएलटी हुआ था यार, वेरी फर्स्ट एफएलटी है ये जब हुआ था ठीक है, वेरी फर्स्ट एफएलटी है पीएफसी का, प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल हंस रहे हो तुम लोग, बताओ, बता दो रही हो 1835 में हुआ था। देखो फाउंडेशन रखी थी हमने 1834 में, लेकिन फिर थोड़ा लॉन्च होने में टाइम लगा, तो 1835 में हो गया था लॉन्च। तो प्लांट सेल में होती है ना, ठीक है, तो प्लांट सेल में होती है सेल्यूलोज। तो ये जो सेल्यूलोज है, सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन तो बोलते नहीं है, रेयन बोलते हैं, गॉसॉल और थिकॉल कुछ नहीं बोलते, ये होती है हमारी रेयन। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स क्या होता है, मैं तो ये बताओ जल्दी से, आइसोटॉन्स होते क्या है, किधर गई ये रे, इस तो तुम्हें इधर देखने से ही पता चल जाएगा कि मैम जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स बोलते हैं, है ना। इसी बात पे फटाफट से लिखो, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ अभी किसने क्या लिखा है।
बाकी अभी तुमको एक नया टर्म दिखा है इधर, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, हैविंग द मतलब कोई भी ऐसा एटम जिसके एलिमेंट्स में, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें होंगे, उसे हम बोलेंगे आइसोटॉन्स। आइसो टॉप्स क्या होते हैं वो बताओ? 1857 में हुआ था जब रिवॉल्ट चल रही थी, तब आप पेपर लॉन्च कर रहे थे। सही बोल रहे हो, प्लांट सेल में। हाँ, अमर हो गई मैं, सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। सेम एटॉमिक नंबर, हाँ सेम नाइट्रोजन, ठीक है। आइसोटॉप सेम एट नंबर, ओके। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है पंकज। हाँ, आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर देखने को मिलता है। एंड इसी का उल्टा दिखेगा किसमें? आइसोबार्स में, है ना। चलो ठीक है, याद है इसका मतलब आप लोगों को। तो मेरे साथ आप लोग भी तो अमर हुए हो ना। आप तो एफएलटी दे रहे थे, मैं तो बस बना ही रही थी। हम्म। हम अमर नहीं हुए, हम लोग बहुत सुपर पावर्स आ गए हैं हम लोगों के अंदर। हम्म। यस मैम। हम्म। बिल्कुल सही बात है, आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक एंड डिफरेंट मास नंबर होता है, एंड वाइस वर्सा होता है हमारा आइसोबार्स में। बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने बोल दिया, क्लैरिटी ध्यान रखना है इस बात की। आइसोबार्स में क्या हो जाएगा? सेम मास नंबर हो जाएगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों को याद है, बहुत बढ़िया बात। एंड यहाँ तक तो चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक चीजें सही हैं, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं, वुड फर्नीचर आर कोटेड विद। वुड फर्नीचर पे किसकी कोटिंग की जाती है? वुड फर्नीचर पे किसकी कोटिंग की जाती है? सो दैट इस पे क्या ना लगे, दीमक ना लगे, टर्माइट्स ना लगे। तो किसकी की जाएगी? डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही। ठीक है जी, जल्दी से देखेंगे। वुड फर्नीचर जो है उस पे कोटिंग किसकी होगी? इस पे कोटिंग होगी आपकी जिंक जिंक क्लोराइड की। किसकी करनी है? जिंक क्लोराइड की, ZnCl की जिंक क्लोराइड की कोटिंग अगर हम करेंगे तो वुड फर्नीचर पे हमारे टर्माइट्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि जिंक क्लोराइड जो होता है ये मॉइस्चर नहीं आने देता, ठीक है, मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। और जब मॉइस्चर नहीं आएगा, ठीक है, कि जितने भी ये टर्माइट्स वगैरह पैदा हो रहे हैं, जितने ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से आ जाते हैं, ये सब मॉइस्चर की वजह से आते हैं। हाँ, अभी कर देते हैं उसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिलहाल इसमें तो नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही है क्योंकि ये उस वाली फॉर्म में था ना। और वो करने भी नहीं है मुझे दीप्ति आज, क्योंकि आज ये एफएलटी जल्दी कंप्लीट करना है हमें। जल्दी कंप्लीट करना है, और आज मैं फटाफट से बस मैं ही डिस्कस कर दूंगी। कल से मैं आप लोगों से पूछ पूछ के करवाया करूंगी, ठीक है। तो किधर बात कर रहे थे हम? बात ये कर रहे थे जिंक क्लोराइड क्या करता है? मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। तो मॉइस्चर अगर नहीं आएगा तो ये जो बैक्टीरियाज है, ये इसमें किसी भी टाइप के बैक्टीरियाज एंटर नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली टर्माइट्स भी इस पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करने का काम करता है कौन? जिंक क्लोराइड, ZnCl। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेजेस, अच्छा ठीक है, बट मैप में होता है, ये तो पता है ना आपको। मतलब बता क्यों रही हूँ मैं, वो तो नहीं पता मुझे, बट मुझे दिखा तो मैं सोचा बता ही देती हूँ, ठीक है। तो क्या है ये? इन विच ग्राफिक्स, कौन से ग्राफिक्स में डिजिटल फोटोज एंड स्कैन्ड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशन सच एज BMP, PNG, LPG, JPG, ठीक है, इस तरीके से करके जो हमको दिखती हैं। तो इन विच ग्राफिक्स फोटोज एंड दिस आर टिपिकली स्टोर, टिपिकली अगर हम देखें तो कौन से तरीके से ये स्टोर की जाएंगी, ठीक है। तो कौन सा होगा? जैसे BMP किसके लिए होता है? बिटमैप के लिए होता है। तो बिटमैप के लिए आज कितना एफएलटी होगा? आज एक एफएलटी होगा, हाँ जी, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट है, इसलिए आज मैं डिस्कस कर ले रही हूँ, फिर देखेंगे नेक्स्ट एफएलटी में कैसे चीजें करेंगे। ये होगा, ठीक है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, रोम। अच्छा ठीक है, सबसे एडवांस रोम कौन सी है बताओ? EEP रोम है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? लेडी आडा ऑगस्टो था, ऑगस्ट था, ठीक है। सर को बता देना, ये मैम ने करा दी, ये सर से मत करवाना, इसमें कुछ करना नहीं है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सर करवाएंगे। 1819,
थर्मोफ्लास्क, ठीक है, थर्मोफ्लास्क वाला देख लो। पार्ट तो ये भी फिजिक्स का ही है, बट यू कैन सी दिस। इसमें क्या है कि थर्मोफ्लास्क जो होते हैं ना, अपने थर्मस फ्लास्क नहीं होते, उसमें क्या होता है कि ठंडी चीज रख दो, ठंडा पानी रख दो तो ठंडा रहेगा, और गर्म रख दोगे तो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। तो ये किस वजह से होता है, दोबारा कर लेंगे डबल रिवीजन ठीक है, तो याद ही हो जाएगा इससे तुम लोगों को, है ना। तो थर्मस फ्लास्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, लंबे समय तक अगर हमने पानी ठंडा रख दिया उसमें तो ठंडा रह जाता है, और अगर अगर गर्म रख दिया तो कैसा रह जाता है, गर्म रह जाता है। लेडी ऑगस्ट तो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वहां। अच्छा, क्या उसने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, लेडी आरा ऑगस्ट था फर्स्ट, अच्छा प्रोग्रामर है, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, तो थर्मस फ्लास्क में ज्यादा ठंडा रखने से ठंडा एंड गर्म रखने से गर्म रहता है, बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय। तो क्या उसमें नहीं होता, उसमें ना तो कंडक्शन होता है, ना कन्वेक्शन होता है, और ना ही रेडिएशन होता है, ठीक है। कंडक्ट नहीं करता, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कन्वेक्शन भी नहीं होने देता। कन्वेक्शन मतलब बाहर नहीं जाने देगा किसी भी चीज को, ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा, किसी भी टाइप के उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं बढ़ते हैं, इसलिए उसका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। ये पता नहीं मुझे करंट का द टर्म GIGO, दिस इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर एक्यूरेसी पर्पस, ठीक है जी। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है इसका फुल फॉर्म, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो ये टर्म होती है एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। अब आ गए हम लोग फाइनली इकोनॉमिक्स पर। हु लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, भाई देखो इसमें क्या है, इसमें मुझे ये बच्चों ने भेजा भी था, दो जनों ने भेजा था कि मैम ये क्वेश्चन क्या होगा, और ना इसमें गलती है, इसमें क्या है गलती कि इन्होंने दोनों ऑप्शन सेम ही लिख दिया है ना, थर्मोफ्लास्क कंडक्शन एंड रेडिएशन कन्वेक्शन, बिल्कुल सब चीज को प्रिवेंट करता है, इसीलिए जैसा आप टेम्परेचर रखेंगे वैसा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन ही गलत है मतलब। हम्म देखो इसमें आंसर्स कुछ लोग बोलेंगे मैम आरबीआई लगा देते हैं, और जिनको पता है कि आरबीआई को ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं, लॉस्ट लिखा है इन्होंने, लॉस्ट नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, लॉस्ट रिजॉर्ट नहीं होता, लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो दोनों आंसर सही है, सही है, दोनों आंसर्स इसके क्या है, सही है। हु लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को कौन उधार देता है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है ये, ठीक है। मतलब कि हम इसी को, किसको, आरबीआई को ही लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, और आरबीआई तो ये है ही, सेंट्रल बैंक तो ये है ही, ठीक। तो ये दोनों ही पॉइंट्स इसमें सही हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें इसमें कुछ ऑप्शंस में ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसका आपका अपडेट करवा दूंगी, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। इसका एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, कोई सा भी एक करना ही पड़ेगा। सो लेट मी अपडेट दिस टू, जस्ट अ सेकेंड। एपीएफसी एफएलटी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 22 का एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो आरबीआई को एलिमिनेट करो, या तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को एलिमिनेट करो, और आंसर इसका या तो आरबीआई या तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट दोनों ही सही होंगे, ठीक है। एंड दिस मैसेज इज सेंड टू, जहां से एडिटिंग होनी है तो एडिटिंग हो जाएगी, आपको भी मैंने बता दिया कि ये ऐसा करना है। हाउ इज मनी मल्टीप्लायर रिलेटेड टू सीआरआर, अच्छा मुझे बताओ मनी मल्टीप्लायर सीआरआर से कैसे कनेक्टेड होता है, किसी को पता है। मनी मल्टीप्लायर, देखो मनी मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस के इज फॉर मनी मल्टीप्लायर, इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, ठीक है। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो बताओ मल्टीप्लायर और सीआरआर कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जल्दी से बताएंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मनी मल्टीप्लायर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रहता है, तो ये कैसे कनेक्टेड है। हम्म बिल्कुल सही बात, इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली, इधर तो ऑप्शन है नहीं, देखते हैं क्या दे रखे हैं इन्होंने। एंड डूइंग इट जूम, इधर हमको दिखा डायरेक्टली तो नहीं है, इनवर्सली है, हाँ इनवर्सली बोल दे चाहे इनडायरेक्टली बोल दे दोनों सही रहेगा। बोथ इंक्रीज डिक्रीज एट सम लेवल, नहीं बोथ आर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, तो आंसर इज ऑप्शन बी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है।
हाँ, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी? बताओ जल्दी क्या होती है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मैंने दिखा रही स्क्रीन पे, फटाफट बताओ जल्दी से क्या होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तुरंत बोलो, तुरंत। हाँ, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, बहुत बढ़िया। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोलने वाला कौन है? ह्यूमन की चॉइस डिमांड, मैम। यार इतनी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इतने गंदे गंदे जवाब कौन देता है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुझे ये उम्मीद थी कि ये बोलेंगे कि मैम ये तो हमें आता है कम से कम। एनीवेज, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू अस इज कि टेक्निक्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो टेक्निक्स लगाते हैं, दैट मींस हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट वन इज टू सिलेक्ट फॉर whom to produce आ गया, एंड व्हाट इज टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तीनों ऑप्शन इधर गिवन है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? सभी दिए हुए आंसर्स सही हैं, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है जल्दी बताओ। बैंक रेट क्या होता है, फटाफट बोला करो। बैंक रेट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पहले ही तैयार रहो, मैम क्या पूछेंगी पता होना चाहिए आपको। बैंक रेट क्या होता है? वो पता है कैसे पता रहेगा कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? नेक्स्ट एफएलटीज देखने पड़ेंगे उसके लिए आपको। यही तो बोला था आपने, बोला था तान्या बस। बाकी सबने तो आधो के तो ऐसे नमूनों वाले जवाब थे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। खो जाते हैं ये जिन दुनिया में से। अच्छा, आपकी आंसर करेक्ट थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई, ओके। आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। प्रोवाइड लेन टू, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा सुनते के साथ ही अभी सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। इससे पहले पूछे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो गलत गलत बता रहे थे, अब सबने आंसर सही दिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, सभी का आंसर सही है, चाहे वो तान्या, दीप्ति, वर्षा, तरुण, पंकज और सांवली, मोहम्मद सदम, तरुण, और कौन है ये, काजल, आशीष, शशि। आपका आंसर समझ में नहीं आया, कुमार, ऋषभ। तो एवरीबॉडीज आंसर इज करेक्ट। अभी सबके आंसर शानदार आ गए हैं, बढ़िया वाले, ठीक है। बिल्कुल, आकृति, सावली एंड संध्या, आपके भी आंसर्स पहुंच गए हैं। और क्या होता है, बैंक रेट, जब कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, दैट मींस सेंट्रल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। सही है। चलिए, तो ऑल दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ी थी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है? बस फैक्ट्स को बताती है, उन फैक्ट्स के ऊपर जितनी भी आर&डी करनी होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के द्वारा, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन डिजायरेबिलिटी, कि क्या डिजायरेबल है, ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है ये कितने डिजायरेबल हैं, ये चीज हम चेक करते हैं किधर? ये चीज हम चेक करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। हम्म। हाँ, अनदर टर्म फॉर बेस रेट और डिस्काउंट रेट। हाँ, बैंक रेट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, बिल्कुल सही। बैंक का रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा रहता है। शाबाश। ऐसे ही तो पढ़ना है, एडवांस में पढ़ना है, सारी चीजें बतानी है आगे आगे तक की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर होती तो हम उसकी फंक्शनिंग देखते, फंक्शन ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखते। बट ये क्या है? ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में उसकी डिजायरेबिलिटी देखेंगे कि किस किस तरीके से वो यूज की जा सकती है, ठीक है। तो डिजायरेबिलिटीज में चेक की जाएगी। पॉजिटिव होती है तो फंक्शनिंग देखते, बस फैक्ट बेस्ड चलता है क्योंकि वो। अच्छा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज,
ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज अंडर WTO आर अलाउड बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज को हम क्या बोलते हैं? तो दे आर सेइंग कि इसे हम बोलते हैं मिनिमली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, इसे हम बोलते हैं कि ये ट्रेड को ज्यादा सा इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है, ट्रेड को इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताएंगे जल्दी से? एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है। ये किसके लिए दी जाती है? एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों के लिए दी जाती है। बहुत बढ़िया। कल जब हमने पढ़ा था तो क्या देखा था कि फर्टिलाइजर्स के लिए ये नहीं मिल रही थी, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए की जाती है। डायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट किया जाता है फार्मर्स को, बस क्रॉप्स के पर्सपेक्टिव से अलग होता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के लिए कल ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हमने नहीं दी थी। दैट मींस दिस डजंट लीड टू प्रोडक्शन। अगर हम बात करें इन शॉर्ट, अगर हम बोलें इस बात को, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो होती हैं ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं। doesn't lead to production, doesn't lead to production, प्रोडक्शन को लीड नहीं करती है, प्रोडक्शन का कोई सिनेरियो इसमें नहीं होता है। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन का कोई सिनेरियो नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मिनिमली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये प्रोडक्शन को लीड नहीं करेगी, और प्रोडक्शन को लीड नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हमारे, बिल्कुल सही, कल ही हमने ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में क्वेश्चन किया था, राइट। तो चला जाए आगे। क्रॉप बेस्ड कुछ नहीं करेगी ये, उसके अलावा करेगी डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या करती है ये? डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, ठीक है जी, डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स को और अलग तरीकों में मदद कर देगी, बट प्रोडक्शन में मदद नहीं करेगी। दिस इज 27 एंड मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज फॉर 5 ईयर प्लान, ठीक है। जब आपको करना तो नहीं है 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान है जो कि अब आपको करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि नीति आयोग आ गया, बट एक बार फिर ये क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल, ये WTO देती है, ठीक है। मेडली यूज्ड MSP फॉर एग्रीकल्चर। एम्बर बॉक्सेस प्राइस सपोर्ट, हाँ एम्बर बॉक्स प्राइस सपोर्ट रिलेटेड है ना। तो प्राइस सपोर्ट से कौन सा है? एम्बर बॉक्स है, सही बात है ये, ठीक है। एम्बर बॉक्स होता है प्राइस सपोर्ट से रिलेटेड। एम्बर बॉक्स का ध्यान रखना क्योंकि ये न्यू है। न्यू क्या है मतलब कि है ये इसके मान सकते हो इसको इंपॉर्टेंट। दिस वाज प्राइस सपोर्ट बेस्ड, प्राइस सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो 5 ईयर प्लान्स वाला मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर है ही क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसको देख लो। वेरी फर्स्ट जो है अपना, वो किसके उससे आया था? ऑप्शन दिखाना मैम। हाँ ऑप्शंस दिखाती हूँ, आप डायरेक्ट मैचिंग कर लो इसकी बेशक, ठीक है, डायरेक्ट भी मैचिंग कर सकते हो इसकी। एम्बर बॉक्स प्राइस सपोर्ट देता है। एम्बर बॉक्स क्या करता है? प्राइस सपोर्ट मॉडल है, प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, उनकी चीजों का दाम सही रहे, इसलिए प्राइस सपोर्ट मॉडल है। फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड, हाँ वेरी फर्स्ट वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। तो इसको देखो, वेरी फर्स्ट हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है, प्राइमरी सेक्शंस के ऊपर दे रही थी, हारोद डोमर मॉडल थी, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल थी ये। और ये क्वेश्चन मैंने ना उस पे यूट्यूब पे जब करवाया था तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फर्स्ट वाली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, दूसरी वाली हमारी पब्लिक पब्लिक एरिया से रिलेटेड थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इज फॉर एग्रीकल्चर, वेर इज फर्स्ट वाली इज फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर से रिलेटेड हो जाएगी इस तरीके से करके। हाँ हर दोमर मॉडल करके जो था दैट वाज फॉर फर्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान बना था उसके लिए रिलेटेड थी। 4312 नॉट श्योर, ओके ठीक है। और सेकंड जो आया था हमारा वो आया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो सेकंड पूछा नहीं है। एंड थर्ड वन इज फॉर पूरा भूल गए पूरा भूल गए मैम, कोई बात नहीं, ठीक है। मालोनोबिस का था ना, ये फर्स्ट वाला था,
सेकेंड वाला महालनोबिस का था, ये सेकेंड वाला था। दिस वाज फॉर पब्लिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड सेकेंड मॉडल था अपना, है ना। इसी तरीके से, हाँ हाँ, महालनोबिस, बिल्कुल सही बात है। फिर थर्ड वाला एग्रीकल्चर, हाँ, थर्ड वाला फिर से किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए लेकर के आए थे। हाँ बिल्कुल, सेकंड था ये, है ना। थर्ड वाला फिर एग्रीकल्चर के लिए लेके आए थे, बट क्या था कि एग्रीकल्चर पे ना लगा करके वो किधर लगाना पड़ गया था, डिफेंस पर लगाना पड़ गया था। किधर लगाना पड़ा था, डिफेंस पे लगाना पड़ा था, क्योंकि वॉर हो रहे थे ना, तो इसीलिए सेकंड पे ना लगा के वो थर्ड पे हमको लगाना पड़ा। ओ सॉरी सॉरी, एग्रीकल्चर पे ना लगा के किस पे लगाना पड़ा, डिफेंस पे लगाना पड़ा, है ना। तो गैडगिल करके नाम था इनका, गैडगिल योजना करके था थर्ड वन। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, सेल्फ रिलायंट एंड जनरेटिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। राइट, राइट किया है मैम, राइट किया है मैम, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राइट किया है तो। हम्म, अच्छा ठीक है। फिर फोर्थ वाला हमारा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और फिफ्थ वाला हमारा गरीबी हटाओ करके, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान्स आने स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो कम से कम 4-5 के तो पता होने चाहिए आपको, इस तरीके की चीजें। एंड ऑप्शंस इसके लोग देखना चाह रहे हैं, तो 4-3-1-2 करके ऑप्शन जो है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब कि इधर और ये, अरे यार, तो क्या है ये कि फर्स्ट प्लान किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर सेकंड बताया आपको कि मालोनोबिस का था, पब्लिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। थर्ड वाला किया तो प्लान था एग्रीकल्चर पे लगाने का, बट डिफेंस पे लगाना पड़ गया था वॉर की वजह से। एंड थर्ड वाला वाज फॉर सेल्फ रिलायंट एंड जनरेटिंग इकोनॉमी। फिर फोर्थ वाला ऑप्शन सी, गेटगिल फॉर्मूला टू फोर्थ था ना शायद, नहीं, थर्ड था, गेटगिल थर्ड था, ठीक है तान्या, गेटगिल थर्ड में आया था। फिर फोर्थ में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के लिए आया था गेटगिल, हाँ गेटगिल फॉर्मूला। थर्ड वाले में ना योजना बनी थी, और फोर्थ वाले में फॉर्मूला था ये, ठीक है। थर्ड वाले में योजना, और फोर्थ वाले में इसी का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया था, ठीक है। ये था सिनेरियो। फिर फिफ्थ वाले में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और इसके बाद में ट्वेल्थ वाला अगर हम देखें तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये रखा गया था, ठीक है। अब तो ये इसका कोई मामला ही नहीं है, तो ये नहीं भी करोगे चलेगा आपका। बाकी गिवन डेटा सही है, 4-3-1-2 सही दे रखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी। जीडीपी से रिलेटेड इसमें आपको चीजें देखनी है, तो क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी, इट्स वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी में, सबके द्वारा जो वैल्यू एडिशन होगा, सबके द्वारा जो वैल्यू एडिशन होगा, दैट विल लीड टू जीडीपी, ठीक है। सबके द्वारा वैल्यू एडिशन होगा। इट इज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, सबको कंसिडर करना है। थर्ड का सुखमय चक्रवर्ती, यडगिल योजना उधर आ गई थी, है ना, नाम उसका आ गया था। और फाइन। तो सेकेंड वाला हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज इट इज सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइनल गुड्स का ले रहा है, फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, सारे सेक्टर्स ले लिए। और नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इसने इसके अंदर ले लिए जीडीपी के अंदर, ठीक है। इट इज इनकम रिसीव्ड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दो इसी बात पे क्या है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जल्दी बोलो। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या दे रखे हैं, चारों पॉइंट सही है, सारे पॉइंट सही है, बस इसका ये बता दो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग राजन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा ओके,
हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल ROI, ठीक है। हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल, चलो ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये 4 फैक्टर्स अपने रहेंगे किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो ये सारी पॉइंट सही है जीडीपी के लिए, इसलिए ऑल ऑफ दिस शुड बी करेक्ट, और इसीलिए आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखो। अच्छा, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में किस किस को लगता है कि मैम कैसे करें, नहीं पता, टेक्निक ही नहीं पता करने की, ये बताओ। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में किसी को दिक्कत आती है क्या? इसको करने का अप्रोच क्या है वो पता है कि नहीं पता? एजर्शन रीजन का अच्छा हुआ क्वेश्चन मिल गया, ये मुझे आपको बताना था एजर्शन रीजन। तो बताइए कितने लोगों को इसकी अप्रोच पता है, कैसे करते हैं? अगर आपको पता है तो कैसे करते हो, अपनी अप्रोच बताओ, और जिनको नहीं पता कि नहीं पता वो बोलो। नहीं पता वाले सही है, ओके। और आकृति ने बोलिया नहीं पता, बाकी तुमको सब कुछ आता है ऐसा नहीं सोचते। मैम नहीं पता, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब अप्रोच तो पता है संध्या, है ना। तुम्हारा ऋषभ नहीं पता, ठीक है। ट्रिक से नहीं करते, ऐसे ही कर देते हैं, हाँ ट्रिक नहीं है इसमें, कोई भी ट्रिक नहीं होती राजन, ठीक है, नहीं आती मैम। अप्रोच पता होनी चाहिए बस। रिलेट करते हैं सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से। देखो सबसे पहले assertion रीजन का अभी क्वेश्चन देखो ना, तो ये गलती मत करना रिलेट करने वाली। सबसे पहला काम यही करते हैं स्टूडेंट्स की assertion रीजन है मतलब रिलेशन बनाने बैठ जाते हैं, ठीक है। रिलेशन बनाने बैठोगे तो गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं काजल, ठीक है। तो क्या मैं बोल रही हूँ कि जैसे assertion रीजन आप लोग देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिलेशन बनाने बैठ जाते हैं दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं करना ये काम। ये समझ लो कि बस ये दो स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेप क्या रखना है कि ये दो बस बस दो स्टेटमेंट्स हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन हो नहीं हो, भाड़ में जाए, किसी बात के ऊपर वो आपने अपना कंक्लूजन नहीं देना, पहले से जज नहीं बनना। यहाँ पे जज बनने का काम आप करते हो, वो नहीं करना आपको। सबसे पहली गलती यही है जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम बच्चों के ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, बस इन दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लो एक बार, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इनको इंडिपेंडेंटली पढ़ो, और ये देखो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, इनको इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ के सिर्फ इनका सही और गलत आपको पता होना चाहिए, कनेक्शन नहीं बनाना। कनेक्शन बनाना सेकंड गो में, जब आप इसको एनालाइज कर लो कि सही है या गलत, अगर दोनों सही है तो कनेक्शन बनाने की जरूरत है, अगर एक भी गलत हो गया तो आपका काम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखो, द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्राइवेट गुड्स, ठीक है। वो बोल रहा है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें से हम फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड, किसी को एक्सक्लूड कर पाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। क्या ये प्राइवेट गुड्स होते हैं? हाँ ये प्राइवेट गुड्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट गुड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दीज आर एक्सक्लूडेबल, ठीक है। एक्सक्लूडेबल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, आई विल टेल यू, दीज आर एक्सक्लूडेबल। Next one is such goods and services are not provided free by the state. So such goods you don't know which goods about that are they talking about, आपको पता नहीं है कौन से goods के बारे में बात कर रहा है। तो अब goods के बारे में नहीं पता तो ऊपर से बस goods देख लो कौन से goods है। goods बोल रहा है private goods। अब चेक करो वापस इंडिपेंडेंटली, क्या ये बात सही है? प्राइवेट goods and services are not provided free by the state। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट goods and services फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। ये फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जाते, क्योंकि ये फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए, हाँ, क्योंकि फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, सो ये वाला पॉइंट भी इसके साथ क्या करेगा, मतलब अब दोनों पॉइंट सही है, अब आपको क्या करना है, इनके बीच में कनेक्शन बनाना है। दोनों पॉइंट सबसे पहले आपने चेक कर लिया सही है या गलत है। अगर दोनों पॉइंट सही है तो आपने इसके बीच का कनेक्शन चेक करना है कि क्या ये जो रीजन है इस एजर्शन के लिए सही है, स्टेटमेंट के लिए सही है। एजर्शन मींस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, एजर्ट कर दिया हमने किसी बात को। तो क्या ये जो रीजन दे रखा है क्या ये सही है या नहीं है। अब इसके लिए आपको पता होनी चाहिए प्राइवेट गुड्स के बारे में कुछ खास बातें, ठीक है। बताओ क्या समझते हो प्राइवेट गुड्स से, क्या खास बात पता है आपको प्राइवेट गुड्स के बारे में, वो बताओ जल्दी से बता दो, प्राइवेट गुड्स के बारे में क्या खास पता है आपको। हाँ बिल्कुल, एट फर्स्ट इंडिपेंडेंटली करेक्ट देखने होते हैं, सही है।
बताओ क्या पता है इसके बारे में आपको? एक्सक्लूडेबल से क्या समझ रहे हो? जो उन्होंने क्वेश्चन में टर्म दे रखी है उसका मतलब पता है? देखो, प्राइवेट गुड्स जब आएगा ना तो 3 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। दे आर प्रॉफिट बेस्ड, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सही है। हाँ, ये 3 टेक्निकल से टर्म आपको टकरेंगे, एक्सक्लूडेबल, राइवलरिस। हम्म प्राइवेट गुड्स में सब्सिडी नहीं मिलती है, कॉस्टली होते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट्स देते रहो अपने। एंड रिजेक्टेबल होते हैं ये, ठीक है। मतलब क्या है एक्सक्लूडेबल का? एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि अगर आप पे करोगे, ठीक है, अगर आपने पे किया, ओनली देन यू विल गेट बेनिफिट। अगर आप पे नहीं करोगे, पे इज इक्वल टू बेनिफिट, मतलब आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। मतलब यहाँ पे एक्सक्लूडेबल का वही मतलब है कि जो इसके लिए पे नहीं करेगा वो बेनिफिट नहीं लेगा। अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि मैम तो फिर पब्लिक गुड्स में भी तो यही सिनेरियो है। नहीं है भाई, पब्लिक गुड्स में अगर हम पार्क यूज कर रहे हैं तो क्या हम पार्क के लिए कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं जाकर के? ये ऐसे मैंडेटरी है कि जो पेमेंट कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही पार्क का बेनिफिट ले सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। वहीं अगर हम प्राइवेट गुड्स के बारे में बात करें तो एक्सक्लूडेबल है, अगर आप पे कर रहे हैं ओनली देन आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। राइवलरस नेचर क्या है? इसका मतलब क्या कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, या फिर राइवलरस इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ही गुड है, ठीक है, ये एक गुड है, ये कॉमोडिटी है, दिस इज लाइक्ड बाय वन एंड दिस इज डिसलाइक्ड बाय अदर। क्या है? दिस इज लाइक्ड बाय वन एंड डिसलाइक्ड बाय अदर। हम इसमें लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स शो कर सकते हैं। वहीं अगर हम पब्लिक चीजों की बात करें तो किसी की लाइकिंग हो डिसलाइकिंग हो कुछ नहीं है, जो भी चीज है सब कुछ क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि फ्री मिल रहा है ना। एंड वहीं अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? दिस इज नॉट प्रोवाइडेड फ्री, ये फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो फ्री में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? एक्सक्लूडेबल होते हैं, पॉइंट ध्यान रखना। एंड राइवलरस क्यों होते हैं? राइवलरस होते हैं क्योंकि कोई पर्सन सेम प्रोडक्ट को लाइक कर सकता है और दूसरा पर्सन सेम टाइम पर क्या कर सकता है? उसको डिसलाइक कर सकता है। अगर रिजेक्टेबिलिटी की बात करें, अगर हमें वो समझ में नहीं आया किसी भी रीजन से, उसके प्राइस की वजह से समझ में नहीं आया, उसकी क्वालिटी की वजह से समझ में नहीं आया, उसकी क्वांटिटी की वजह से समझ में नहीं आया, तो हम सीधे सीधे से उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे दे रहे हैं इसके लिए, तो क्या होगा? सीधे सीधे से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड वही पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लग पाएंगे। तो रिजेक्टेबिलिटी का रीजन कुछ भी हो सकता है, प्राइस, क्वालिटी, लाइकिंग। लाइकिंग डिसलाइकिंग बेसिकली राइवलरस नेचर शो करती है कि डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की चीजें हो गई, इसमें सब कुछ बता दिया। डजंट कम अंडर वेलफेयर, ठीक है। दोस गुड्स ऑनरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू, हाँ ऑनरशिप रेस्ट्रिक्टेड होती है। और इंडिविजुअल, हाँ इसमें ऑनरशिप भी आ जाएगी एक्सक्लूडेबल में, है ना। राइवलरस नेचर के होता है, और यही पॉइंट्स है, ठीक है। चलो ये समझ गए। तो एक्सक्लूडेबल क्यों है? एक्सक्लूडेबल है बिकॉज जब हम पे करेंगे तभी हम इसका क्या ले पाएंगे? बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि दीज आर नॉट फॉर फ्री। अगर कोई और रीजन देता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे के लिए ही बनी है, ठीक है। हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए वाली बात इनके लिए फिट होती है, इसलिए ये बात सही हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से एक और एजर्शन रीजन का क्वेश्चन नेक्स्ट में हमको दिख रहा है कि कंट्री इज पोर बिकॉज इट्स पोर एंड रीजन इज, कंट्री पोर है क्योंकि है, एंड रीजन है इसका इनकम ऑफ पुअर कंट्री इज लो। इनकम जो है पुअर कंट्री की वो कम है। सो इट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर लो। भाई इनकम कम है तो सेविंग्स में कम है, इन्वेस्टमेंट्स भी कम है। लो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर लो इनकम है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिजेक्टेबल, रिजेक्टेबल का मतलब है दीप्ति बेटा कि अगर हमें पसंद नहीं आ रहा किसी भी रीजन से, उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी किसी भी रीजन से अगर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको सीधे सीधे क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। यही है इसका रिजेक्टेबल मीनिंग, ठीक है। रिजेक्टेबिलिटी का यही मीनिंग है। और वहीं अगर हम रिजेक्टेबिलिटी के ऊपर राइवलरीज को देखें तो राइवलरीज कहता है कि इसमें राइवल होता है, राइवल सिचुएशन होती है। एक ही प्रोडक्ट किसी को बहुत पसंद हो सकता है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता है, ठीक है। वहां वेरिएशन आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा? हम सीधे सीधे अपोज कर देंगे और रिजेक्ट कर देंगे, चाहिए ही नहीं, लेके दूर हो जाओ, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले पर। क्या बात कर रहे थे कि इनकम ऑफ पुअर कंट्री इज लो। क्योंकि क्यों है लो? क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो
सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से आउटपुट कम आएगा। एंड फिर वही साइकिल चलेगी कि जब आउटपुट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सेविंग्स नहीं होगी, कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, राइट। तो ये सारा साइकिल चलता रहेगा एंड ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के लिए सही है, ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट सही है। तो क्या बोलेंगे कि दोनों ही सही है और ये इसका सही रीजन है ना, ये रीजन सही है। पुअर है, कंट्री पुअर है क्योंकि पुअर है, पुअर क्यों है, इन रीजंस से पुअर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछते जाइए साथ साथ, ठीक है। दीप्ति को आ गया ना समझ रिजेक्टेबल वाला, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज इट से विद रेफरेंस टू द जीडीपी, विद रेफरेंस टू जीडीपी, अगर हम जीडीपी के रेफरेंस में देखें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है वो देखना है। इट्स वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, क्या हम जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं, प्लीज आप ही बताइए, मैं तब तक आगे के पॉइंट्स पढ़ती हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या हम जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन लेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेगा, ट्रेड बैलेंस लेगा। तो इसमें से कौन सा अकाउंट सही है, ये वाला तो सही है, ठीक है, ये पॉइंट तो सही दे रखा है। क्या हम इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं, नो मैम, ठीक है। हाँ कोई पब्लिक पार्क है ना, पार्क तो पब्लिक ही रहते हैं ना। फाइनल गुड्स लेते हैं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं मैम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं, कौन से गुड्स लेते हैं, फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लिया करते, फाइनल लिया करते हैं। तो इन्होंने तो बोल दिया इंटरमीडिएट ले लो, इंटरमीडिएट नहीं लेना है, फिर क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। नेशनल इनकम में इसी चीज को क्या बोलते हैं कि डबल काउंट हो जाएगा, तो डबल काउंट ना हो इसलिए हम क्या लेते हैं, फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है। दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन जो ए वाला है वो क्या है हमारा, गलत है। और उसने हमसे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट नंबर ए इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा क्या बन गया, करेक्ट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टील्थ टैक्स, इसमें से स्टील्थ टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, ठीक है, स्टील्थ टैक्स का एग्जांपल कौन सा, बताओ किसके लिए होता है स्टील्थ टैक्स, किधर से होता है, गलत हो गया कोई बात नहीं। वैट में डबल काउंट होता है, बिल्कुल सही है, वैट में लेते हैं इंटरमीडिएट्स। वो तो वैल्यू एडिशन ही है, उसका नाम ही है वैल्यू एडिशन, हर वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगी उसमें वैसे वैसे उस पर टैक्स लगता जाएगा। स्टील्थ टैक्स बताइए। अभी तक कोई और क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है ना हमारा, कहने का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन था जिसमें गलती थी, ऑप्शंस में गलती थी आरबीआई वाले में, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टील टैक्स, स्टील टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, इन्होंने बोला है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम नहीं होती है, इसका आंसर होना चाहिए सेल्स टैक्स, ठीक है, स्टील टैक्स इज रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। इसको एक्सप्लेन कर दिया बस। स्टील टैक्स जो है ना वो किससे रिलेटेड होता है, ये वाली बात तो इंडिया में लगता नहीं है, ठीक है, इंडिया में बहुत ही हल्के लेवल पर आप देखेंगे इसको, स्टार्टिंग इसकी यूके वगैरह से है, और ये जो है ना ये सेल्स के ऊपर लगता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें सेल्स टैक्स जो है वो उसका आंसर गलत दे रखा है, लिखा हुआ है पर्सनल इनकम, मतलब ऑप्शन ए दे रखा है, इसका ऑप्शन चेंज करके ऑप्शन सी करना है, सेल्स टैक्स करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यूके में है ना, यूके में। तो स्टील टैक्स जो है वो सेल टैक्स से रिलेटेड है, मतलब जैसे सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगेंगे ना वही क्या है, स्टील टैक्स का एक एग्जांपल है। ओके ओके, तो आगे क्वेश्चन देखें रिजर्व करेंसी से रिलेटेड। अपने यहाँ का मेजर टैक्सेशन सिस्टम नहीं है वो, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा आरएनडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू रिजर्व करेंसी, रिजर्व करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको ये स्टेटमेंट्स देखनी है, ठीक है। तो जो लोग बाद में देखेंगे इसकी करेक्शन मैं करवा दूंगी।
भेज दे रही है साथ के साथ, तो हो जाएगी। चलो जल्दी से इसी बात पे बताओ, रिजर्व करेंसी क्या होती है? रिजर्व करेंसी क्या होती है? बोलो फटाफट से, अगर रिजर्व करेंसी पता है तो क्वेश्चन पूरा कर दोगे। व्हाट इज रिजर्व करेंसी? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, सो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर नहीं पता है तो सीधे सीधे बोल दो नहीं पता। करेंसी यूज फॉर ट्रेडिंग तो ठीक है, होता क्या है कि बहुत सारी करेंसीज है, इसमें से जो करेंसी ज्यादा यूज की जा रही है ट्रेड करने के लिए, नहीं मालूम हम, कोई बात नहीं, जो करेंसी ज्यादा यूज की जा रही है ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, इंटरनेशनल यूज्ड करेंसी है, जो ज्यादा यूज की जा रही है करेंसी ट्रेड करने के लिए, उस करेंसी को हम क्या करते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास सेव्ड फॉर्म में रखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब रिजर्व फॉर्म में उसको मेंटेन करते हैं, उसका रिजर्व्स में उसके रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब हम ज्यादा करेंसी को, उस करेंसी को मेंटेन करके चलें जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लाइक यूएस डॉलर, हाँ, तो डॉलर एग्जाम्पल है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। आकृति पंकज बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा, हमारा यूएस डॉलर रहेगा, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल ट्रेड में। करंटली 6 करेंसीज आर रिजर्व करेंसीज। ओके, तो व्हाट आर दोस, एंड डू लेट अस नो द नेम। ठीक है, नाम बताइए अब इसके। और यूएस डॉलर जैसे कि है, जिसे हम लोग ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, इन्हें हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज या फिर रिजर्व करेंसीज। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट्स हो गए। एंड इसके बाद में हमको देखने हैं इससे रिलेटेड जो ये बोल रहा है। एक तो रिजर्व करेंसी एक्ट एज इंटरनेशनल प्राइसिंग करेंसी, ये चेंज होती रहती है हाउएवर, ठीक है, ये कोई भी बन सकती है, चेंज होती रहती है, तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन एंड सो मेनी फैक्टर्स, इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो क्या है पॉइंट्स की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पहला पॉइंट बोलता है रिजर्व करेंसी एक्ट एज इंटरनेशनल प्राइसिंग करेंसी, ये इंटरनेशनल प्राइसिंग करेंसी की तरह काम करता है ग्लोबल मार्केट में, फॉर कमोडिटीज लाइक ऑयल एंड गोल्ड। ठीक है, तो ऑयल एंड गोल्ड की सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए ये काम करेगा इंटरनेशनल प्राइसिंग करेंसी की जैसा, वही बात कि पूरे में यूज किया जाएगा, ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा। The country whose local currency is accepted as reserve currency gets an added advantage in terms of lower commodity rates in international trade। मतलब क्या है उसके कहने का, कि एक कंट्री जिसके पास लोकल करेंसी, ठीक है, जिसकी लोकल करेंसी एक्सेप्टेड है, जिसकी लोकल करेंसी है वो, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हुई है, मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेबल हुई है, उसको तो बेनिफिट ही मिलेगा ना उस चीज का, क्योंकि उसकी तो लोकल करेंसी है वो, तो उसको बेनिफिट मिलना है। स्ट्रॉन्ग करेंसी ऑफन फॉरेन करेंसी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू सेटल इंटरनेशनल डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या होगा, जिसकी वो लोकल करेंसी होगी उसको बेनिफिट मिलेगा, तो बोथ द पॉइंट्स आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन पॉइंट, बोथ ए एंड बी, दोनों ही पॉइंट्स ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, consider the following statement, which of the following statements above are not correct। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नॉट करेक्ट पूछा गया है, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आ गए इधर, और जल्दी देखते हैं कि नॉट करेक्ट सिचुएशन कौन सा है। नॉट करेक्ट, इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट देखना है। फैक्ट्री प्राइसेस इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। ठीक है, फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, फैक्ट्री प्राइस का मतलब है जो इनपुट लगा रहे हैं हम लोग, इनपुट कॉस्ट है, प्रोड्यूसर को जो बियर करना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, जब वो उसे कुछ प्रोड्यूस करना होता है। हम्म, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बोथ, अच्छा दोनों इनकरेक्ट है। हम्म,
ठीक है, तो फैक्ट्री प्राइस जो है वो इनपुट कॉस्ट रहेगी जिसमें प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया और प्रोड्यूस किया समथिंग, ये स्टेटमेंट सही है। मार्केट कॉस्ट इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्स टू द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट कॉस्ट कैसे डिराइव होगी, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें से हमको रिड्यूस करने होंगे। मार्केट चाहिए, मार्केट कॉस्ट चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, सब्सिडीज भी तो लेनी थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए था इसको, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसने सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस लिए हैं, जबकि इसको क्या लेना चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने चाहिए, तो ये पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि पहला पॉइंट तो सही है। तो कौन सा वाला गलत है, सेकंड पॉइंट गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर बनना चाहिए बी, आंसर इसका गलत दे रखा है। समझ गए, पॉइंट ए करेक्ट है, पॉइंट बी इज करेक्ट, पॉइंट ए करेक्ट है, पॉइंट बी इज करेक्ट, पॉइंट बी इज इनकरेक्ट। उसने डायरेक्ट टैक्सेस, उसने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोले हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ सब्सिडीज भी आएंगी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखना पड़ेगा। हाँ, टैक्स माइनस सब्सिडी दोनों लेना पड़ेगा, उसने सिर्फ टैक्स की बात की है, सब्सिडी की बात नहीं की, इसलिए सेकंड पॉइंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लगेगा वही फैक्ट्री में यूज किया जाएगा। मतलब फैक्ट्री में क्या करना है, फैक्ट्री में तो एक ही काम है, प्रोड्यूस करने का। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज व्हाट, इट इज द, जो भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉस्ट लग रही है वही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फैक्ट्री प्राइस या फिर फैक्ट्री कॉस्ट हमारे जो होंगे इज द इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, एंड द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पॉइंट सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने थे, उसने दे दिए सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। एंड ये क्वेश्चन बताओ, सो दैट इसको भी चेंज करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 35, ओके, क्वेश्चन 35 के बारे में अपडेट देना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, सी को चेंज करके ऑप्शन बी करना है। ठीक है, यूरो, रेनबिनी, द्वार और आ गया, अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम वो बता रही हो 6 जो एक्सेप्टेबल है, फाइन। डॉलर, येन, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, डॉलर, येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड यूरो, रेनबिनी, द्वार, ठीक है, फाइन। तो दिस वन इज डन। ठीक है, इसका करेक्शन हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। What changes take place with leftward shift of supply curve and rightward shift of demand curve? Here we have demand curve moving it to right and supply curve moving this to, where do we need to move this, left side. तो ये हमारा right है, ये हमारा left है, इसको ऊपर भेज दिया और ये हो गया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी थे और नया जो बन रहा है वो यहाँ कहीं बन रहा है। आगे बोलता है प्राइस रिमेन्स अनचेंज, प्राइस अनचेंज नहीं है, प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी भी हमारी आगे जा रही है। प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं, प्राइस डिक्रीजेस नहीं, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, क्वांटिटी अनचेंज्ड रह जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी अनचेंज्ड रह जाएगी, क्वांटिटी अनचेंज्ड रह जाएगी, कैसे रह जाएगी, वन एट अ टाइम अगर करेंगे तो रह सकती है क्वांटिटी अनचेंज्ड, क्वांटिटी अनचेंज्ड नहीं रहनी चाहिए हाउएवर। लेफ्टवर्ड ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई लेफ्ट एंड rightward shift of demand curve। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो चेंजेस हमारे क्या आएंगे, हमारा ओरिजिनल ये था, यहाँ पे हम लोग थे, हमारा जो प्राइस है वो किधर जा रहा है, प्राइस तो जा रहा है ऊपर हर हालत में, चाहे हम इसको चेंज करें नहीं करें, प्राइस तो हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दोनों पॉइंट्स पे, न्यू वाले पॉइंट पे भी, और मतलब चाहे हम किसी भी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। क्वांटिटी अगर हम देखें
तो क्वांटिटी कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज, क्वांटिटी का सिनारियो क्लियर नहीं बता सकते किस पॉइंट पे बोला। हेलो हाउएवर जिधर नया पॉइंट बन के तैयार होता है ना, उधर बताना चाहिए, मतलब इधर बताना चाहिए था इनको। तो प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकता। प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं, प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा, प्राइस को हर हालत में इंक्रीज करना पड़ेगा। प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड, क्वांटिटी किसी भी हालत में अनचेंज्ड नहीं है। अगेन हमें इसके ऑप्शन में चेंजेस लाने होंगे, तो क्वांटिटी विल बी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। सप्लाई लेफ्ट तो क्वांटिटी रिड्यूस। नहीं, सेम टाइम पर देखोगे ना उसको, ठीक है, सेम टाइम पर देखोगे तब पता चलेगा। क्वांटिटी चेंज होगी मैम, प्राइस बढ़ेगा तो। बिल्कुल सही बात है, इसमें चेंज आएगा। ठीक है, दोनों में चेंज देखना पड़ेगा। न्यू वाला देखेंगे, न्यू वाला बन करके तैयार क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो न्यू वाला जो देखो हमारा बन के क्या हो रहा है, जो ब्लू लाइन है हमारी पुरानी लाइन है, और जो रेड वाली लाइन है वो हमारी न्यू लाइन है। मतलब जो भी उसने चेंजेस बोले हैं कि आप डिमांड को किधर ले जाओ, राइट में ले जाओ। हम डिमांड कर को ये होता है, डिमांड कर इसको राइट में ले गए, सप्लाई कर को लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट में ले गए। तो क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट गलत है, प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, तो इसको भी अपडेट कर देते हैं। क्वेश्चन 36 ऑप्शन डी में चेंज करना है। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो दोनों में चेंज होगा। हाँ जी, दोनों इंक्रीज होने चाहिए, गलत दे रखा ऑप्शन, और ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37? फाइनली बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश का कोई क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है ये देखा जाए। आई आस्क्ड हर दैट वेदर शी कैन कम टू माई ऑफिस फॉर एन आवर और नॉट। ठीक है, आई आस्क्ड हर, ये नरेशन वाला सिनेरियो है। नरेशन के बाद में, नरेशन में जब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जब कनेक्ट करने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आती है, तो या तो दैट आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, वेदर आ जाएगी। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो या तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्या लगेगा, इफ या फिर वेदर लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से बात, आओ इंग्लिश की बातें करो। ठीक है, हमें क्या पढ़नी है, अंग्रेजी, हमें पढ़नी है इंग्लिश, जो लगती है कई लोगों को बहुत बड़ी दुश्मन, होती है बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एंड ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के नहीं, इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस होने हैं, एंड एग्जाम में भी आपको अपना तुरंत मोड चेंज करना पड़ेगा। तो अपने अपने रिमोट का बटन दबा लो और बोलो कि अब हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं इंग्लिश की डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दिमाग उसी की तरह चलना चाहिए। ठीक है, बताइए, मोड चेंज हो गया, सब लोग इकोनॉमिक्स से इंग्लिश में आ गए? अरे हाँ या ना तो बोलो। अंग्रेजी मैडम, अंग्रेजी। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। सही है, समझा दिया अपने आपको कि इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं अब। जी मैम, हो गया। चलो ठीक है, एग्जाम में तो वर्सटाइल बन के करना है, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी वीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अंग्रेजी कुछ वीक नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो मैंने क्या बोला कि नरेशन में क्या होता है कि जब हम ऐसे, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक होता है रिपोर्टिंग और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है बीच में रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन पूछ रही होती है तो दो तरीके होते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड का यूज कर लें। ठीक है, किसका यूज करें, क्वेश्चन वर्ड का यूज करें। एक सेकेंड, किसका यूज करें, क्वेश्चन वर्ड का यूज करें, व्हाट, हाउ, ये वो, इस तरीके की चीजें। या फिर दूसरा हमारे पास है, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना हुआ है तो किससे पूछे, इफ या वेदर से पूछे। तो इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन या तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बनता है या फिर क्या बनता है, इफ वेदर बनता है। दैट नहीं बनता, दैट नहीं बनता, इसलिए दैट नहीं होना चाहिए था। तो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर रहना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश मोड इज ऑन। ठीक है जी, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38, सिनोनियम देखना है हमको इसका।
द इंडियन फाइनेंशियल, किसका सिनोनिम देखना है पहले तो वर्ड पता चले। द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टिल अ नेसेंट स्टेज, ठीक है, ये नेस्किन स्टेज पर है। अब नेस्किन का मतलब क्या होता है, नेस्किन का मतलब क्या होता है वो बताओ। इन adopting and implementing environmental and social safeguard policies linked to lending, ठीक है जी। मीनिंग बताओ इनका। सॉरी, नहीं नहीं, दैट कंपेयर करने के लिए नहीं होता, दैन होता है। दैट नहीं होता, दैन होता है, दैन। बताओ बताओ, नेसेंट का क्या मतलब होता है? ये शुरुआत में होता है इसका मतलब, है ना। बिगनिंग, मतलब अभी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, स्टार्टअप सा समझ लो इसका मतलब, पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप का मतलब है पैर जमाने की भी कोशिश कर रहा है। हाँ, नॉट प्रॉपरली गॉन, बिल्कुल सही है ना। नॉट प्रॉपरली ग्रोन, नॉट प्रॉपरली ग्रोन, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेच्योर का क्या मतलब हो गया, मेच्योर इसका क्या होना चाहिए, वहां तो प्रॉपरली ग्रोन ही नहीं है। नॉट टू मेक चेंजेस, हाँ। मेच्योर में क्या है, मेच्योर में तो वो बिल्कुल अच्छे से, क्या है, बिल्कुल अच्छे से बन तैयार हो चुका है। तो वो तो है नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब इसका एंटोनियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बडिंग, ठीक है, बडिंग एक सिनारियो हो सकता है। बडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे देखो हमने साइंस में क्या पढ़ा था कि इस तरीके से करके कुछ कुछ होता है और इधर से बड निकलती है, दैट मीन्स नए सिनारियो में वो एंटर कर रहा है। बडिंग में भी क्या हो रहा है, नए सिनारियो में वो एंटर कर रहा है। और यहां पर भी क्या है, नेस्केंट में प्रॉपर्ली ग्रोन नहीं है, दैट मीन्स नए सिनारियो में एंटर कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लिथर्जिक का क्या मतलब होता है, जल्दी से बता दो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिथर्जिक। लिथर्जिक, हम्म, हाइड्रा में होता है ऐसा, हाइड्रा में होता है ऐसा वर्षा। लेजी, बिल्कुल ठीक है, लेथार्जिक इज लेजी, ठीक है, लेजी, वीक, इस टाइप का आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सही से डिस्कस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड, ओके अपोजिट बताना है इसमें, और आपका वर्ड अंडरलाइन नहीं है तो कैसे बताओगे, मैं बताती हूँ कौन सा वर्ड है। द रेजोल्यूशन ऑफ दिस बिटर प्राइसिंग टसल विल बी फेल्ट ऑन बैलेंस शीट्स ऑफ कंपनीज फॉर मंथ्स, ठीक है, स्ट्रगल एग्रीमेंट, क्रेव एंड ब्रॉल, ओके। तो यहाँ पे टसल टर्म को अंडरलाइन कर लो। टसल का मतलब क्या होता है, हाँ जी, लेजीनेस, बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टसल, इसका एंटोनिम ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है, मीनिंग बताओ सबसे पहले, टसल मीन्स क्या होता है। इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रगलिंग है ना, बहस बहस हो रही है या कुछ भी इस टाइप का, मतलब बहसाबासी वाला सिनेरियो है, स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब अपोजिट में चल रहे हो एक दूसरे के, है ना, अपोजिट सिनेरियो में चल रहे हो। अब हमको क्या चाहिए, इसका अपोजिट ही चाहिए, दैट मींस कुछ इसके फेवरिंग होना चाहिए, तो फेवरेबल टर्म चाहिए, मतलब ये क्या है, नेगेटिव टर्म है। मुझसे दीप्ति ने पूछा था मैम कैसे करें वो कैप को, देखो कई बार ना क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, बट सेंस होगा कि टसल जो है वो समथिंग नेगेटिव था। तो अगर नेगेटिव था और इसका एंटोनिम ढूंढना है, दैट मींस हमें सबसे पॉजिटिव टर्म इसमें ढूंढनी है। एंड सबसे पॉजिटिव टर्म क्या है, एग्रीमेंट, मान गए, समझौता कर लिया, इससे पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो इस तरीके से करके आपको वो कैप को डील करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स को देख के करना होता है, ठीक है। और अभी पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, ये तो आई आस्क्ड वगैरह था, ठीक है। इसमें भी सिनोनिम निकालना था, तो सिनोनिम निकालना था, तो वही सिनारियो है कि क्लोज टर्म्स उसकी देखो, अगर क्लोज टर्म्स मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे इसमें तो क्लोज टर्म थी, इसमें भी थी, इस तरीके की क्लोज टर्म हमको मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इडियम देखना है हमको, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आपको पता होने चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे आसान सेक्शन होता है मेरे ख्याल से। द मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, क्या आप लोगों ने वो फाइल प्रिपेयर कर ली है जो आपको इडियम्स फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेपरेट फाइल प्रोवाइड की थी, हम्म, प्रिपेयर कर ली वो। और ये बताओ इसमें हमको क्या निकालना है, ईडीएम बताना है किसके लिए,
फिर से वही बात है कि अंडरलाइन नहीं है, द मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वाज वेरी काइंड पर्सन, तो बहुत काइंड पर्सन है, इसके लिए बताओ क्या रहेगा। वेरी काइंड पर्सन, ऑनगोइंग है मैम। ओके, ये तो एलिमिनेशन से हो गया था, एक ही ऑप्शन डिफरेंट था, बिल्कुल सही बात है, एक ही ऑप्शन इसमें अलग था, तो इजीली ये हो गया। लास्ट के कुछ बाकी है मैम, ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट क्लास में अपलोड की थी, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल लास्ट में वो प्रोवाइड की होगी, जब क्लास एंड हुई थी तभी बोला था वो होगी, उसके ही बाद बल्कि। वेरी काइंड पर्सन, जेंटल, हाँ चलो ठीक है। हाँ तो हम किधर बात कर रहे थे, हमें इडियम चाहिए था, तो वेरी काइंड पर्सनालिटी के लिए जो इडियम रहेगा वो क्या रहेगा, अ ग्रीन हॉर्स, ठीक है, अ ग्रीन हॉर्स। नेक्स्ट वन इज, which of the following sentence and okay read the following sentence and choose the appropriate word that can, ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, फिलअप सही है, वो कैब जितनी ज्यादा तैयार करोगे उतनी ज्यादा तैयार करके जाना, फायदे में रहोगे, बाद में दिक्कत होगी वरना बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब इसको आपको कैसे करना है कि इनमें से आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, डैश कैन बी यूज्ड व्हेनेवर आई सी गाइस बीइंग जेंटल विद कैट्स, इट समहाउ मेक्स मी लेस, ठीक है, जब वो देखती है कि प्यार से है, पास वे राइट, हाँ, वेरी काइंड पर्सन, जेंटलमैन लाइक मी, अच्छा जेंटलमैन लाइक मी, ओके, हाँ हाँ वही वाली पीडीएफ है वर्षा, ठीक है वही पीडीएफ है। हाँ तो इधर बात कर लो, क्या बात करनी थी कि यहाँ पे क्या लिखोगे जब भी वो कैट्स के साथ देखती है तो उसको कैसा फील होता है, ओके, तो एप्रीहेंसिव फील होता है, एप्रीहेंसिव मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंसिव, जल्दी बताओ। चिंतित, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कैसे होगी, हम्म, वरिड, चलो ठीक है, बेटा थोड़ा सा इंग्लिश को इंग्लिश में करो वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में आपको, ठीक है। एप्रीहेंसिव मतलब क्या, चिंतित, वरिड, कॉन्फिडेंट फील होता है, सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब क्या लगता है उसको, कॉन्फिडेंट फील होता है, मतलब ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो एप्रीहेंसिव कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, मतलब सही सेंस में ले रही है वो भी कि पॉजिटिव भी नहीं लो इसको, ठीक है, कुछ मतलब इसको, वरिड है वो, ओके। कॉन्फिडेंट आपको पता है, सस्पिशियस मतलब और अफ्रेड, हाँ, वर्ried और अफ्रेड, थोड़ा सा डर सा लगता है उसको, हाँ। नेक्स्ट वन इज सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब बोलते हैं सस्पेक्ट है वो, तो सस्पेक्ट से सस्पिशियस टर्म निकालो, सस्पेक्ट है, डाउट होना, शक होना, हो रहा है उसको, लग रहा है उसको मतलब टेंशन हो रही है उसको, सबके अपने होते हैं सिनेरियोस, तो अभी हमें इसमें से देखना है कौन कौन से टर्म्स हम इस पे फिट कर पाएंगे और इसे ऑप्शंस के बिना नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले सबके मीनिंग पता होने चाहिए, उसके बाद फिर हम इसमें ऑप्शंस लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो सस्पिशियस मतलब सस्पेक्ट मतलब डाउट है उस पे, ठीक है, और जिटरी मतलब भी क्या होता है, जिटरी मतलब भी वरिड ही होता है, ओके। तो अब क्या देखना है, मैंने आपको बोला कि ऑप्शन से करने पड़ेंगे, दैट मींस 1 और 4 तो आएंगे, या तो एक साथ आएंगे या तो नहीं आएंगे। अब हमने देखा 1 है, ओके, अब कहां जाए, 1 के साथ 4 होना चाहिए, ये 3 के साथ 4 है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, 1 के साथ 4 जरूर होना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 4 और फिर 3 में ले लिया डाउट, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन पे ही अटक जाते हैं कि भाई वो क्या है, वरिड है, तो 1 और 4 अगर हमें लेने पड़ रहे हैं, तो 1 और 4 के साथ 3 आ रहा है और 3 वाला भी डाउट सेंस दे रहा है, तो ये भी
सही है, क्योंकि यहाँ पे डाउट है, एक तरीके से वरीड है, चिंतित है, पता नहीं कैसे रखेगा नहीं रखेगा, ठीक है, वहां लास्ट में वरीड है, वही सेम है, डाउटफुल सिनेरियोस चल रहे हैं। तो एक सिनेरियो जहां पर था वो कॉन्फिडेंट, दैट मींस ये एंटोनियम था, पूरे ग्रुप में से ऑड था, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया एंड 1, 3 एंड 4 को ले लिया। ठीक है, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी इसमें? तो इस तरीके से ये करना होता है। ओके, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, विच पार्ट कंटेन्स एन एरर? तो इधर हमें इन्होंने ऐसे दे रखा है और हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हमें कुछ पता चलेगा। Which part of sentence contains an error? Sentence is the police in Thane district of Maharashtra booked an Aurangabad based rapper Raj for his alleged defamatory song. ठीक है, पुलिस ने बुक कर लिया, ठीक है, मतलब कि इसको ले गए हैं एक तरीके से, पुलिस इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बुक्ड एन औरंगाबाद बेस्ड रैपर राज फॉर हिज alleged defamatory song, मतलब कि एलिगेशंस लगे हुए हैं इसके ऊपर, alleged defamatory song gentle with cat makes me less, मतलब जब उसको देखती है जेंटलमैन के साथ तो उसको सही लगता है, ज्यादा टेंशन नहीं होती है, लेस वरिड होती है, वो सोचती है सही है, कैट उसके पास है तो अच्छे से रहेगी, वरिड नहीं है, डाउटफुल नहीं है, क्योंकि जेंटलमैन के पास है। ठीक है, तो किधर बात कर रहे थे हम कि कौन सा पार्ट जो है इसमें एरर है? तो पुलिस जो है इन थाने डिस्ट्रिक्ट, वो उसके एलिगेशन है उसके ऊपर, उसके सॉन्ग के ऊपर, ठीक है, रैपर वैपर है ये कोई, तो इसमें हमको देखना है कि कोई एरर है, तो कोई भी एरर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, नो एरर की स्टेटमेंट है। चलो, नेक्स्ट वन इज हिज असिस्टेंट इज टॉल and strong but is afraid of spiders. ठीक है, once he met to an accident so he is afraid of speed. Okay, what we need to do is correct pair of words ढूंढना है हमें इन टर्म्स के लिए, किसके लिए? afraid of spiders के लिए। okay, afraid of spiders का क्या मतलब होता है? afraid of spiders का मतलब होता है arachnophobia। अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, फाइबर, वो किसी भी चीज से जब डर होता है तो उसके लिए टर्म क्या लगाते हैं? फोबिया। एंड अगर स्पाइडर से डर है तो दिस इज एर्केनोफोबिया। वहीं अगर हमको स्पीड से डर आ रहा है, मूवमेंट से डर आ रहा है, तो दिस इज किन्सोफोबिया। जब किसी टाइप की इंजरी हो जाए, किन्सोफोबिया क्या होता है? किन्सोफोबिया जब किसी टाइप की इंजरी हो जाए उसके बाद में अगर हमें मूव करने से, स्पीड लेने से डर लगे, ठीक है, मूव करने से, स्पीड लेने से डर लगे, तो दिस इज किन्सोफोबिया। एंड इन्होंने इनकरेक्ट बोल के गलती कर रखी है, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। तो लेट मी अपडेट दिस, टिल देन यू लेट मी नो व्हाट इज एंड्रोफोबिया, व्हाट इज मेट्रोफोबिया, व्हाट इज मोनोफोबिया, तक आप मुझे टर्म्स बताओ, मैं उधर फटाफट से अपडेट दे देती हूँ कि ये क्वेश्चंस में चेंजेस होने हैं। मोनोफोबिया, हेमिटोफोबिया, हेमिटोफोबिया नहीं, ये इमिटोफोबिया इस तरीके से करके लेना, और हाइड्रोफोबिया क्या होता है? ठीक है, जल्दी बताओ। What do we have? This is question number 43. क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन सही जो है वो है हमारा सी वाला। ठीक है, सी सही करना है, डी कर रखा है, सी कर दो उसको। तो ये भी अपडेट गया, ये चीज भी हो गई साथ के साथ, और आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बताएंगे कौन कौन से फियर्स ये हैं। नहीं, जरूरी नहीं है फीमेल का रहे, किसी भी मैन का, किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग का जब रहेगा, मैन वुमेन कोई भी हो, एंड्रोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, मेट्रोफोबिया किससे रिलेटेड होता है? मोनोफोबिया अकेले रहने से होता है। बहुत बढ़िया, जो जो आप बताते जा रहे हो मैं लिखती जा रही हूँ। ये किससे रिलेटेड है? अलोन रहने से रिलेटेड है। हाँ, हेमिटोफोबिया किसके लिए रहेगा? ब्लड के लिए रहेगा। ठीक है, और मेट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बताओ। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कीजिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया भी आप लोगों ने बता दिया, वाटर से रिलेटेड है। किसी ने मुझे मेट्रोफोबिया नहीं बताया। मेट्रोफोबिया नहीं बता, पोइट्री रेसिटेशन वगैरह से रिलेटेड होता है ये मेट्रोफोबिया। ठीक है, टीचर्स खड़ा कर देती हैं, बच्चे खड़े हो जाओ, पोएम सुनाओ, ये करो वो करो, तो ऐसे पोइट्री से रिलेटेड जो है ना, जो फियर होता है उससे बोलता है ये। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड वाइडन, ठीक है, ओके, इंग्लिश ही है, करो इसको। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड वाइडन दी डैश ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है, तो क्या ऑफ डिपॉजिटर? एक्सेस ऑफ डिपॉजिटर्स या फिर ए डबल सी, ये वाला एक का मतलब ज्यादा, और ठीक है, ठीक है जी, एंड
EX वाले का मतलब ज्यादा और ACC वाले का पहुंच। तो पहुंच बढ़ानी है कि ज्यादा क्या है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव एंड वाइडन, ये होना चाहिए ACC वाला, ठीक है। और डिपॉजिटर्स और बेनिफिशियरीज, इट हैज बीन डिसाइडेड टू डेवलप अ वेब पोर्टल टू, वेब पोर्टल किस लिए, सर्च अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। अनेबल या इनेबल, इनेबल, अनेबल में नहीं हो जाएगा और यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये भी गलत दे रखा है और ये होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन शुड बी डी। हाँ जी, डी करा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ओके, किस पार्ट में एरर है वो देखना है, सेंटेंस क्या है वो देखना होगा उससे पहले। तो सेंटेंस बोलता है जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अर्लियर, ठीक है, कपल ऑफ इयर्स अर्लियर, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज पॉलिटिकल टेंशंस अमंग टू नेशंस, पॉलिटिकल टेंशंस अमंग टू नेशंस heightened, India sought to limit investments from neighbor China, बिल्कुल सही है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आएगी और दो नेशंस के बीच की बात है तो अमंग लिखना सही है, इसलिए अमंग टू नेशंस heightened sought India to limit investment from neighbor China, नो एरर, सही है ये पॉइंट आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है तो ये सही है। This bitter pricing tussle will be felt on, choose the opposite meaning, ठीक है, opposite meaning। ये तो हो गया ना, टसल वाला हो गया, टसल वाला क्वेश्चन हो गया, वो रिपीटेड है क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज रिपीटेड वन एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। रीअरेंज करना है इसको, ठीक है, रीअरेंज करना है। एंड दोज इन लोएस्ट क्वार्टाइल, ठीक है, ग्लोबली, मतलब सबसे पहले अगर एंड मिल रहा है तो एंड से हो सकता है सेंटेंस, एंड से सेंटेंस हो सकता है, बट एक बार देख लो कि क्या बता कोई और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिल जाए। फिर यहाँ पे विद जस्ट, बट किससे विद जस्ट, तो दैट मीन्स क्यू से एक बार बिगिन करके देखते हैं। ग्लोबली द सर्वे रिवील्ड अ रिकॉर्ड ट्रस्ट गैप of 15 percentage points between respondents in highest quartile income segment, ठीक है। तो एंड दोज इन लोएस्ट क्वार्टाइल, देखो ऐसे चल रहा है ना, यहाँ हाईएस्ट क्वार्टाइल चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, लोएस्ट क्वार्टाइल चल रहा है, तो क्यू के बाद टी। एंड दोज इन लोएस्ट क्वार्टाइल वाइल 62%, उधर 15%, इधर अगर हम लोएस्ट लेके चल रहे हैं 62% हाई इनकम रिस्पोंडेंट्स से द ट्रस्ट बिजनेस, इसमें क्या है, लास्ट लाइन को पकड़ना है कि लास्ट लाइन किधर जा रही है। 62% of high income respondents say they trust business, low income earners conveyed a strong distrust, ठीक है। तो विद जस्ट 47% या 61%, तो पॉइंट है उसका हाई वाला, तो हाई वाला पॉइंट है, तो हाई वाले पॉइंट के साथ चलते हैं। दे ट्रस्ट बिजनेस, लो इनकम कन्वेड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रस्ट, ठीक है, लो इनकम वाले हैं, लो इनकम किधर है भाई, लो इनकम, ये तो हाई इनकम है, तो ये नहीं चाहिए हमको, 47% चाहिए क्योंकि ये लो इनकम है, तो दैट मीन्स आर चाहिए। विद जस्ट 47% ट्रस्टिंग बिजनेस एंड इन यूएस द गैप वाज इवन ग्रेटर, ठीक है, तो यूएस में ग्रेटर गैप है, 61% का है हाई इनकम पीपल के लिए, क्यूपीआरएस शुड बी द आंसर, ठीक है। और ये भी वही गलती है, आंसर गलत दे रखा है, ऊपर नीचे दे दिया है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट इस तरीके से गलती है, आंसर बी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 का बी, हाँ क्यूपीआरएस बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47, आंसर बी शुड बी करेक्ट। ओके ये गलत दे रखा था बच्चे, इसको सही कर लेंगे हम लोग और बढ़ेंगे आगे की तरफ। रिलेशन बिटवीन मीड मोड मीडियन, ये तो आ गया तुम्हारा, मैथ्स आ गया है ना, 3 मीडियन 2 मोड, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, डिजिट नंबर मैथ्स, मैथ्स अगेन मैथ्स, कॉनिकल इक्विलेटरल मैथ्स चलेगा अब, टीम कलेक्टर, ग्रीवेंस हैंडलिंग, ओके, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सर्कमस्टांसेस, ग्रेच्युटी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्रफुल्ल चक्की, अरे नहीं भाई नहीं, हमारी सेक्शन चाहिए हमको,
बताओ कौन से क्वेश्चन पे, अगर तुम लोगों को पता है कि कौन से क्वेश्चन पे वापस हमें मिलेगा साइंस करंट, ऐसा कुछ तो बताओ। 103 पे तो आ गए हम, 4 5, अब हिस्ट्री हिस्ट्री आ गई। ये कुछ करंट दिखा मुझे, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का। इंडिया क्लाइमेट, ठीक है। SLV ओके, मतलब करंट। E20 करंट, ईस्ट इंडिया 105, 106 से स्टार्ट होगा अब हमारा, ठीक है। 106 से स्टार्ट होगा। मैथ्स भी करवा दो मैम, आप तो सब करवा सकते हो। सही बोल रहे हो, सर करवाएंगे मैथ्स। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 106 से देखेंगे E20 फ्यूल के बारे में। करंट ही करें, इसके बाद करनी भी करंट ही है। तो रिसेंटली E20 फ्यूल हैज बीन इन न्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट, ठीक है। E20 क्या है? ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल जो है पेट्रोल के साथ करेंगे सो दैट कार्बन एमिशन ना हो, पढ़ा था इसके बारे में हमने। E20 मतलब ये जो ब्लेंडेड फ्यूल है इथेनॉल के साथ। गवर्नमेंट एम्स टू अचीव अ कंप्लीट 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल बाय 25 का टारगेट था इसका गवर्नमेंट का। इट विल हेल्प टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंपोर्ट बिल्स, ठीक है। हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा और इंपोर्ट बिल्स भी कम होंगे, क्योंकि हम लोग पेट्रोल क्या किया करते हैं, इंपोर्ट किया करते हैं। इट हैज बीन लॉन्च्ड एट पैन इंडिया लेवल, अभी पैन इंडिया लेवल पर नहीं आया ये, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पैन इंडिया? यहाँ पे पैन इंडिया का मतलब क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है, नो डाउट। पैन इंडिया का यहाँ पे क्या मतलब है? बताओ तब तक आप लोग। across the country, across the country, across the country, all India level। प्रेजेंस अक्रॉस नेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंस अक्रॉस नेशन बोलते हैं। तो पैन इंडिया नहीं है, मतलब कि पूरे नेशन में इसकी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। इनकरेक्ट पूछा था उसने, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। रिसेंटली इन न्यूज Janus 1 EOS 07 आजादी सेट 2 आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है SLV, मतलब SSLV से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये आपको इसका अगर नाम याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च बाय SSLV से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, और इसरो स्पेस ऐप से भी नहीं है। Who among the following is author of book एक्सीडेंटल जार? एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइव्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन के कौन है? विज है। कौन है? विज। तो कौन है? एंड्रयू एस विज इज ऑथर ऑफ एक्सीडेंटल जार। ये APHC है, ये APHC है तरुण। Which Indian city became the first city in South Asia to top CDP climate November 22? किसने किया था? मुंबई ने, ठीक है। इसका तो सीधा सीधा है, पता है या नहीं पता है? करंट में कोई भी इफ बट नहीं होता, करंट में दो ही चीज होती है, या तो आपको पता है, आपने उस टॉपिक पे पढ़ा है, आपको याद है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ले रहे हो करंट को हल्के में, 22 का करंट पूछा नहीं जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स देख रही हूँ और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोग करंट को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो बहुत सारे लोग जो करंट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैं अभी भी बार बार बता दे रही हूँ कि टाइम आप लोग के पास कम है, 22 की भी करंट पूछी जाएगी। तो जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है वेल एंड गुड, नहीं प्रिपेयर कर रखी है तो अटेंटिव हो जाओ, अभी भी टाइम है आपके पास, सारी करंट अपनी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। हर जगह से करंट पूछी जाएगी, 1.5 ईयर का करंट आपको प्रिपेयर करना है। विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी? कौन बनी थी? मुंबई बनी थी। किसके लिए? CDP क्लाइमेट एक्शन के लिए। नो इंडिया प्रोग्राम इस फ्लैगशिप इनिशिएटिव। नो इंडिया प्रोग्राम किसका है? नो इंडिया प्रोग्राम
किसका, एक मिनट, इसमें कुछ पॉइंट्स बोले करेक्ट इनकरेक्ट के क्या? नो इंडिया प्रोग्राम इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ठीक है जी। कौन सी मिनिस्ट्री का है नो इंडिया प्रोग्राम? कौन कौन सी मिनिस्ट्री दे रखी है? यूथ अफेयर की दे रखी है, एक्सटर्नल अफेयर की दे रखी है, कल्चर और टूरिज्म। तो ये कल्चर टूरिज्म में कोई मतलब ही नहीं है इसका। नो योर करके, नो योर कंट्री करके आपका क्या रहेगा? एक्सटर्नल अफेयर रहेगा, ठीक है। Which one of the following is maximum amount of annual premium charge? 565, ठीक है। कितना पैसा देंगे हम स्वास्थ्य बीमा योजना में, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम चार्ज कितना रहता है? एनुअल प्रीमियम इसमें 565 रहता है। शिशु किशोर तरुण ये किसकी स्कीम्स हैं? तो शिशु किशोर और तरुण ये किसकी हैं? ये मुद्रा की हैं। किसकी हैं? मुद्रा की। इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, मुद्रा की हैं। शिशु किशोर तरुण यही सब क्या है? शिशु किशोर और तरुण, मतलब बच्चा है, किशोर है थोड़ा बड़ा है, और तरुण एक रूप लेना है उसका। ये सब किसके, ये यही सब क्या है? यही सब पैसा है। मतलब कहने का मतलब ये यही हमारी क्या है? पूंजी है। यही चीजों को आगे अच्छा करेंगे। तो दिस इज मुद्रा। मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपका सही दे रखा है, करेक्ट लिखा है ना, ये भी आपका सही दे रखा है। नेक्स्ट वन इज मिलिटेंट ग्रुप्स दे रखे हैं और रीजन्स दे रखे हैं। तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कौन कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं वो आपका देखना है, ठीक है। हमस किससे बिलोंग करता है? हमस, हमस तो गाजा का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्या कहना चाहता है वो? इनमें से कौन सा है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अल शबाब, ये सोमालिया का है। बोको हरम किसका है? बोको हरम नाइजीरिया का है, और हथुई येमेन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही दे रखा है इन्होंने। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख शिशु किशोर तरुण, हाँ 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख फॉर दिस मुद्रा योजना, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इन्होंने सही मैचिंग दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस कह रहे हैं 1 2 3 4 करेक्ट, 1 2 4 करेक्ट। अच्छा, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है वो ये पूछ रहा था। तो सारे करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। कौन कौन सी मैचिंग करेक्ट थी? मैच नहीं करवा दे, तो करेक्ट अनकरेक्ट पूछ रहा है। तो चारों के चारों क्या है जी? बिल्कुल सही, अति उत्तम। स्माइल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, स्माइल प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्माइल? फुल फॉर्म ऑफ स्माइल बताइए जल्दी से, स्माइल की फुल फॉर्म बताओ। बताओ बताओ, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता है, फिर मैं बता दे रही हूँ। नहीं पता मैम। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर, लिख दे रही हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, किधर गया? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडस्ट्री एंटरप्राइज, हाँ इंडिविजुअल, हाँ ठीक है। कि नहीं बता, आप डांटोगे अरे मैं नहीं डांटती यार आपको। इंडिविजुअल्स फॉर एंटरप्राइज है ना, इंडिविजुअल्स फॉर एंटरप्राइज एलटीडी है ना। कोई नहीं, नहीं पता, सब कुछ थोड़ी पता होगा आप लोगों को। एक इंसान को सब कुछ कैसे पता चल जाएगा? सपोर्ट फॉर नेशनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। लिवलीहुड तो मैंने लिखा ही नहीं, फॉर
लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है जी, तो ये रहेगा सपोर्ट का फुल फॉर्म, ये हो गई, ओ सॉरी, स्माइल की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 114 था ना ये? तो सही दे रखा है इन्होंने, एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। ओके, स्पेस एजेंसी का फर्स्ट एवर टेरेस्ट्रॉट 25 नवंबर को जो दिया गया, दिस वाज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्टेट, सॉरी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपको नाम याद रखना है, एस्ट्रोनॉट होता है ना, ऐसे यहाँ पे टेरेस्ट्रॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये बेगर के लिए है। नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सॉरी, उम्र कितनी है इसकी? 18 से 50 साल। रशियन एस्ट्रोनॉट आर नोन एज कॉस्मोनॉट्स। करंट बहुत पागल है ये, करंट शुरू होता है कैसे भी शुरू हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम? इसमें से कौन सा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? ओके, मतलब इसका फीचर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, ओके, आगे बोलता है इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बीपीएल। ओके, कौन कौन सा पार्ट है? सबसे पहली बात तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। स्माइल इज फॉर बेगर्स, पक्का? दो लोग बोल रहे हैं इस बात को। बेगर्स तो फिर अपने ऑप्शन में भी नहीं है। हम्म, चलो इस क्वेश्चन को मैं रिकंसिडर कर लूंगी, मैं देख लूंगी इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है? 114, 114 देख ही लेते हैं, रुक जाओ। स्माइल इज फॉर, है ना? अरे नहीं यार, दिस इज फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9th एंड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू इनेबल देम फॉर एजुकेशन, कुछ भी। ठीक है, ट्रांसजेंडर वगैरह की एजुकेशन के लिए है ये। बेगर के लिए भी होगा, बिल्कुल सही बात है, बेगर के लिए भी होगा। ठीक है, मार्जिनल ग्रुप है, मार्जिनल ग्रुप मतलब यहाँ पे ट्रांसजेंडर की एजुकेशन के लिए भी है ये। ठीक है, मतलब इसका एक हिस्सा ट्रांसजेंडर की एजुकेशन के लिए भी जा रहा है। आई जस्ट चेक्ड इट एंड दैट्स व्हाई इन्होंने एजुकेशन लिखा, बस यहाँ पे एजुकेशन लिख के छोड़ दिया, ये एक गलत बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, शायद स्माइल 75 जो है वो एजुकेशन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्माइल ये वाली है ना, दिस इज फॉर ट्रांसजेंडर्स एजुकेशन, ट्रांसजेंडर की एजुकेशन पर्पस के लिए। वही ऑप्शन में, वही क्वेश्चन में पूछने का मतलब है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर का एजुकेशन सेक्टर इधर कवर हो रहा है। डोंट बी इन एनी कंफ्यूजन, बिल्कुल सही लिखा है हम लोगों ने, कोई किसी तरीके की गलती नहीं हुई है। ये हो गया था हमारा। अच्छा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करते हैं। सो स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सर ने बताया था दैट स्माइल प्रोग्राम इज फॉर बेगर्स। नो इश्यू, स्माइल प्रोग्राम माइट बी फॉर बेगर्स। ठीक है, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को देख रहा है, बट दिस स्माइल इज फॉर एजुकेशन सेक्टर आल्सो, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी प्रोवाइडेड है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को
प्रोवाइड की जाएगी उनकी एजुकेशन, ठीक है। इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम, यस इट कवर्स सो मेनी थिंग्स, इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम, एब्सोल्युटली, ठीक है। चले तो आगे, चलते हैं नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम पर। तो नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा है, जबकि ये रूरल डेवलपमेंट के द्वारा है। तो ये पॉइंट हमारा इसमें ऑड हो जाएगा, दिस इज नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल सोशल जस्टिस, दिस इज बाय रूरल डेवलपमेंट, ओके। रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये है, तो इस तरीके से ये चलेगा आपका। So finally, we are at the end of RFLT. That means we are at question by 118. What are the main objectives that come under PM Shri scheme? PM Shri scheme में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे आएंगे? अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसमें इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इसलिए उसको हमने कर दिया अलग। इट्स इम्प्लीमेंटेड बोथ इन रूरल अर्बन, दोनों एरियाज में लगेगी, बस ये सोशल जस्टिस के द्वारा नहीं आएगी, ये रूरल डेवलपमेंट के द्वारा आएगी। फाइन, चलो मेन ऑब्जेक्टिव्स देखो दैट कम अंडर पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 118 एंड ये रहे हमारे इसके ऑप्शंस। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट कम अंडर पीएम श्री स्कीम? अपग्रेडेड इंफ्रा के लिए नहीं, सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, और ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर के ऑप्शंस कट गए, इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सारी चीजें उनकी डेवलप की जाए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के किताबों के रट्टू तोता बन करके वो ना रह जाए, उनके अंदर हर तरीके की चीजें डेवलप हो पाए। दिस इज डन अंडर श्री स्कीम। श्री स्कीम में यही किया गया था, ओके। Which of the following statement regarding new education policy is incorrect? ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन is raised to 30%. No, it's raised by up to 50%. ठीक है, 45 to 50% है ये, 30% नहीं है। Academic Bank of Credits to be established to facilitate transfer of credit. हाँ बिल्कुल, क्रेडिट्स के लिए बोला है इन्होंने। नेशनल रिजर्व फाउंडेशन विल बी created as apex body to foster research. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इनको रिसर्च के लिए दिया गया। दिस एम्फसाइज सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड्स भी इधर देंगे। 45 to 50 होना चाहिए, बस वही स्टेटमेंट आपकी एक क्या है, गलत है। एंड आंसर क्या बोला इसने? 30% by 35। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, तो विद दिस हमारा एफएलटी हो गया खत्म। बिल्कुल चाहिए तान्या, मेंशन करता तो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एफएलटी नंबर 1 हो गए डिस्कस। अब आपको जो डाउट्स है इस एफएलटी से रिलेटेड वो पूछो, कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी एफएलटी से रिलेटेड तो बताओ। कल नेक्स्ट एफएलटी करेंगे, नेक्स्ट एफएलटी प्रिपेयर करके आना है, एफएलटी नंबर 2। एपीएचसी का एफएलटी नंबर 2। और तुरंत इसके बाद करनी है करंट अफेयर्स की क्लास। कुछ डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स तो वो पूछिए, फिर आगे चले जाएगा। स्कूल्स में लैब, स्मार्ट रूम्स, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल करवाई जाएंगी, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल होंगी सब कुछ, सही है। और बताओ, पीएम श्री, पीएम श्री में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री इज पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इंडिया को बेहतर बनाने के लिए इंडिया के स्कूल्स को बेहतर बनाना होगा, बच्चों को बेहतर बनाना होगा, ठीक है जी। ऑल क्लियर? डाउट्स, परेशानियां? प्रैक्टिस करें तान्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एफएलटीज में से प्रैक्टिस करें। वन गो में क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून। जस्ट नाउ इन द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स, तुरंत करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव समथिंग। इंग्लिश के क्वेश्चंस में देखो बच्चे, किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होगी, किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी।
बट जिस भी सेक्शन में आप वीक हो उसी के ऊपर आपको काम करके सही करना है, इंप्रूव करना है उसको। प्रॉब्लम किसी बच्चे को इको में आ रही है, किसी को इंग्लिश में आ रही है, किसी को इको बहुत अच्छे से आ रही है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रही है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सबके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कोई किसी में माहिर है, कोई किसी में माहिर है, बट जिसमें माहिर नहीं हो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ताकि आप लोग एग्जाम क्रैक करना आपका मोटिव है वो आपका हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड तुरंत मिलते हैं करंट की क्लास में।